श्रीलंका के खिलाफ गॉल में टेस्ट मैच जीतने के बाद टीम इंडिया की मुश्किलें कम होनी चाहिए, लेकिन दरअसल मुश्किलें बढ़ गई हैं। टीम इंडिया जिन जिन सवालों से जूझ रही थी उन सवालों का जवाब तो मिला है, लेकिन और भी कई ऐसे सवाल अब सामने आ गए हैं जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब सेलेक्टर्स और कोच क्या करेंगे। और गौतम गंभीर की किस्मत, भाई साहब, मैं उनकी किस्मत का फैन हो गया हूं। हर एक बार जब गौतम गंभीर अपने एज पे खड़े होते हैं, लगता है कि उनके ऊपर अब कार्रवाई हो जाएगी या उनका वक्त आ गया है, तब तब टेस्ट मैच उन्हें बचा लेती है। याद कीजिए जब इंग्लैंड के खिलाफ हम खेल रहे थे 5 मैचों की टेस्ट सीरीज, उस समय भी गौतम की कुर्सी लगभग ऐसा हम लोग मान के चल रहे थे कि टेस्ट क्रिकेट से जाने वाली है, लेकिन सिराज के उस ओवर ने, सिराज का अंतिम दिन का वो स्पेल आता है और गौतम गंभीर टेस्ट मैच और टेस्ट सीरीज जो है वो ड्रॉ हो जाती है। भारत वो टेस्ट मैच जीतता है और सीरीज ड्रॉ हो जाती है और गौतम गंभीर की कुर्सी बच जाती है। एक बार फिर से हम लगातार हार से आ रहे थे, टेस्ट में हमें हार मिली, उसके बाद फिर हम T20 मैचेस हारे, फिर हमने वनडे के मैचेस गंवाए इंग्लैंड के खिलाफ, और फिर जब लग रहा था कि अब गौतम गंभीर के ऊपर कुछ कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी, फिर गॉल में एक टेस्ट मैच में जीत मिल गई। तो ये है। इसके अलावा एक सवाल और ये है कि भाई आपके पास नंबर 3 पे देवदत्त पडिक्कल और आपके बॉलिंग मानव सुथार, 10 विकेट्स हॉल, 1 शतक और दूसरे इनिंग्स में भी अच्छे खासे, मतलब टोटल 200 से प्लस रन बनाए देवदत्त पडिक्कल ने और मानव सुथार ने 10 विकेट लिए। तो मैन ऑफ द मैच जो है वो पडिक्कल को दिया गया, लेकिन सुथार जो है वो लोग कह रहे हैं कि डिजर्व करते हैं। तो आपके अनुसार कौन डिजर्व करते हैं? दोनों का कंपैरिजन, दोनों पे थोड़ी थोड़ी बात होगी। और एक बात इस पे भी करेंगे कि टीम इंडिया ने अभी जो चेंजेस किए, ये जो टेस्ट मैच जीता, दरअसल इसमें टीम इंडिया ने किया क्या है। मेरे अनुसार टीम इंडिया जो है ना, पहले वैसे खिलाड़ियों को खिलाती थी, वैसे गेंदबाजों को खिलाती थी जो बैटिंग अच्छा कर ले, लेकिन इस बार मानव सुथार को खिलाकर टीम इंडिया ने वो रिस्क लिया है। रिस्क क्या, एक सबक सीखा है कि आप वैसे गेंदबाजों को खिलाइए जो गेंदबाजी अच्छा करती है, बैटिंग नहीं। और उसका असर अब टीम के रिजल्ट पे गॉल में देखने को मिला है। तो एक एक करके सारी बात करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा 8-10 मिनट का, उसी में हम इन सारी बातों को, सारे इस टेस्ट मैच से जुड़े सारी चीज़ों को फटाफट डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, एक तो सबसे पहली बात हमने को बात करनी चाहिए कि भाई इस टेस्ट मैच में जो सबसे बड़ा सवाल हम ढूंढ रहे थे, जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे, वो जवाब तो हमें मिला नहीं और चीज़ें और अधिक उलझ गई पहले से। सबसे पहला कि आपका नंबर 3 जो है साई सुदर्शन, वो इंजर्ड होता है। ठीक है, साई सुदर्शन के इंजर्ड होने के बाद उनकी जगह आप सरफराज खान को टीम में एज ए रिप्लेसमेंट लाते हैं, लेकिन पहले टेस्ट मैच में सरफराज की जगह देवदत्त पडिक्कल को मौका मिलता है और देवदत्त पडिक्कल पहले इनिंग्स में सेंचुरी क्या 150 प्लस रन बनाते हैं और दूसरी इनिंग्स में भी अच्छी पारी खेलते हैं। कुल मिलाकर 200 प्लस रन पहले मैच में बना देते हैं। अब यहां से सवाल उठता है कि जिस नंबर 3 के लिए आप लगातार खिलाड़ी खोज रहे हैं, पिछले 2022 के बाद, आप मान लीजिए 22 से लेकर 26 तक, क्योंकि 22 में पुजारा दिसंबर में खेल के रिटायर हो गए थे, तब से नंबर 3 की खोज चल रही है। बीच में नंबर 3 पे सिर्फ एक खिलाड़ी जो हमारे कप्तान हैं शुभमन गिल, जब वो नंबर 3 खेलते थे तब उनके बल्ले से 2024 में एक शतक आया था। उसके अलावा नंबर 3 का कोई भी बैट्समैन शतक नहीं बना पाया और आपने इस बीच टोटल 6 या 7 खिलाड़ियों को नंबर 3 पे मौका देके देख लिया, किसी के बल्ले से भी शतक नहीं आया। देवदत्त पडिक्कल वो 7वें खिलाड़ी हैं जिनको नंबर 3 पे बीते 4 साल में मौका मिला है और 4-5 साल में मौका मिला और उनके बल्ले से शतक आया है। तो अब सबसे बड़ी दुविधा ये है कि भाई नंबर 3 पे क्या देवदत्त पडिक्कल को मौका मिल गया, उन्होंने भुना लिया और अब उनकी जगह पक्की मान ली जाए, अब वही वो नंबर 3 खेलेंगे। तो क्या इस पे मुहर लग जाएगी? और अगर इस पे मुहर लग गई है तो फिर साई सुदर्शन का क्या होगा? क्या इंजरी के बाद अब उन्हें टीम में मौका मिलेगा नहीं? या साई सुदर्शन वर्सेस देवदत्त पडिक्कल में मैच्योर कौन है? देखिए, मैं तो सीधी सीधी बात बताता हूं बिना लाग लपेट के, मुझे लग रहा है कि साई सुदर्शन के पास अभी बहुत वक्त है। वो काफ़ी कम एज में टीम में आ गए थे, अभी उनके पास वक्त है। और देवदत्त पडिक्कल
ने परफॉर्म करके दिखाया है। नंबर 3 पे श्रीलंका के टर्निंग पिच पे परफॉर्म करके दिखाया है। इनका एक टेस्ट जो है वो बस एशिया के बाहर होना है, सब कॉन्टिनेंट के बाहर होना है, सेना कंट्री में कहीं एक बार टेस्ट हो जाए और अगर वो पास कर जाते हैं तो आज की डेट में तो देखिए मेरे लिए देवदत्त पट्टिकल नंबर 3 के खिलाड़ी हैं। साई सुदर्शन को अब इंतजार करना पड़ेगा। अब आते हैं गेंदबाजी में। गेंदबाजी में आपने बहुत दिनों के बाद टेस्ट मैच में हमारी टीम की आदत हो गई थी, कोच गौतम गंभीर की आदत हो गई है कि वो ऐसा गेंदबाज चाहते हैं जो बल्लेबाजी ज्यादा अच्छा कर सके, बल्लेबाज ज्यादा अच्छा हो, गेंदबाज भले वो एवरेज हो। लेकिन लगातार टेस्ट मैच में हार मिलने के बाद इस बार टीम इंडिया ने, कोच ने, टीम मैनेजमेंट ने, कप्तान ने ये डिसाइड किया कि इस बार ऐसा गेंदबाज खिलाते हैं जो गेंदबाजी अच्छा करता है, बैटिंग भले थोड़ा कम करता हो या ना करता हो चलेगा। इसी का फल है, इसी का परिणाम है कि आपको मानव सुथार को उन्होंने खिलाया और मानव सुथार ने 10 विकेट हॉल्स ले लिए अपने पहले ही मैच में। तो अब क्या, अब अगले मैच में बात यह भी चल रही है कि जब मानव सुथार ने 10 विकेट ले लिए, रविंद्र जडेजा ने भी अच्छी गेंदबाजी की, तो कुलदीप यादव का क्या होगा? क्योंकि कुलदीप यादव के लिए तो बहुत टफ समय बीता पहले टेस्ट मैच में। पूरे मैच में उन्होंने गेंदबाजी की और उन्हें मात्र 1 विकेट मिला। तो ये तो मुझे याद आ रही है आज से 10-12 साल पहले की, जब रविंद्र जडेजा ने अपना डेब्यू किया था, तब उनके साथ भी एक स्पिनर था लेफ्ट आर्म का, तो प्रज्ञान ओझा, अगर आपको नाम याद हो तो प्रज्ञान ओझा। और जब रविंद्र जडेजा ने डेब्यू किया तो उसके बाद से प्रज्ञान ओझा सिर्फ 8 मैच खेल पाए और उसके बाद प्रज्ञान ओझा जो हैं वो टीम से बाहर चले गए, उनका क्रिकेटिंग करियर खत्म हो गया और रविंद्र जडेजा ने उनकी जगह ले ली। तो क्या जडेजा के साथ ऊनो रिवर्स होगा? लेकिन इसका एक पहलू और है कि अगले मैच में आप सारांश जैन को लेके गए हैं, सारांश जैन की जगह मौका मिलेगा, कुलदीप यादव की जगह मौका मिलेगा सारांश जैन को। इसके चांसेस बहुत हाई हैं। मुझे लग रहा है कि कुलदीप यादव को अगले मैच में बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। कोलंबो टेस्ट वो नहीं खेलेंगे जो 23 तारीख से शुरू होगा। तो अगर कुलदीप यादव टीम से बाहर जाते हैं तो सारांश जैन आएंगे टीम में। सारांश जैन का डेब्यू होगा, 34 साल उनकी उम्र है, मध्य प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और काफ़ी प्रॉमिसिंग खिलाड़ी हैं, काफ़ी प्रॉमिसिंग गेंदबाज हैं और सबसे बड़ी बात है कि ऑलराउंडर हैं। तो ऑलराउंडर के हैं मतलब गेंदबाजी तो अच्छी करते ही हैं, साथ के साथ बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं, ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं। बहुत क्रूशियल मौकों पर उन्होंने मध्य प्रदेश को जिताया है। 2022-23 में, 21-22 में जो रणजी ट्रॉफी जीती थी मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर, उसमें बहुत बड़ा रोल था सारांश जैन का। उस मैच में उन्होंने विकेट भी लिए थे, रन भी बनाए थे। तो अब यहाँ पे अगर आप रविंद्र जडेजा टीम में हैं, मानव सुथार अपनी जगह पक्की कर चुके हैं, तो कुलदीप की जगह सारांश जैन को मौका मिलेगा। तो एक तो इंडिया का बैटिंग लाइन जो है वो एक्सटेंड होगा, क्योंकि कुलदीप से बेहतर बैटिंग सारांश जैन कर लेते हैं और अगर सारांश जैन परफॉर्म कर लेते हैं तो फिर धीरे धीरे आप रविंद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट टेस्ट क्रिकेट में तैयार कर लेंगे ओवर द टाइम और धीरे धीरे वो नंबर 6-7 की पोजीशन पे आने लगेंगे और फिर आपके पास एक नया स्पेस खुलेगा। कुलदीप यादव तब तक बाहर हो चुके होंगे और एक नए स्पेशलिस्ट बॉलर का जगह बनेगा टीम में, जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता हो। भले कुलदीप यादव वापसी कर ले या कोई और गेंदबाज वापसी कर ले, लेकिन वो जगह खुलेगा, वो जगह बनेगा। तो ये ओवरऑल अभी इंडियन क्रिकेट में चल रहा है और मुझे लगता है कि गॉल टेस्ट ने जो भारतीय टेस्ट टीम जो पटरी से उतर गई थी, लगातार मैचेस हार रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, उस टीम को अब पटरी पे ला दिया है। भारतीय टीम ने एक बार फिर से जीत की पटरी पकड़ी है और इस जीत के साथ WTC, एक तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, हम गॉल टेस्ट जीत गए, तो अभी जो पॉइंट्स टेबल है वो बहुत खुल गया है WTC का। तो अब हमारे पहुंचने के चांसेस कुछ ही % ज़्यादा हुए हैं, लेकिन हुए हैं इस जीत से और ऑस्ट्रेलिया की हार से। तो वो जो कस्मोकस में भारतीय क्रिकेट गुजर रहा था, अब यहाँ से मुझे लगता है गॉल टेस्ट के बाद वो पटरी पे लौटी है और पटरी पे लौटने के बाद गॉल टेस्ट में भारतीय टीम जब पटरी पे लौट गई है, तब उसके बाद मुझे लग रहा है कि अब एक्सपेरिमेंट कम की ज़रूरत है और अब आपको इस टीम के साथ, क्योंकि इस टीम की एवरेज एज जो है वो बहुत कम है। आप देख लीजिए कि आपका बैट्समैन केएल राहुल ही इस टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं और अभी उनके पास टेस्ट क्रिकेट में 2 साल 3 साल 4 साल है। मतलब ये WTC का साइकिल भी है और अगला WTC का भी साइकिल है। केएल राहुल के पास अभी वक्त है। उसके अलावा आपके यशस्वी जायसवाल ओपनर हैं, उनके पास तो बहुत वक्त है। नंबर 3 पे
अब आपके पास देवदत्त पडिक्कल हैं, 25-26 साल उनकी उम्र है, तो उनके पास भी बहुत अच्छा वक्त है। नंबर 4 शुभमन गिल कप्तान हैं। उसके बाद आपके ऋषभ पंत हैं, रविंद्र जडेजा हैं। रविंद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट आप धीरे से अगर सारांश जैन परफॉर्म करते हैं तो तैयार कर लेंगे। उसके बाद आपके पास मानव सुथार हैं और उसके बाद आपकी गेंदबाजों की लड़ी जो है, झड़ी जो है वो शुरू होती है। तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज, एक टेस्ट टीम भारतीय टीम बना रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि श्रीलंका में परफॉर्म करना और सेना कंट्री में जाके परफॉर्म करना, कि भाई इधर साउथ अफ्रीका में परफॉर्म कीजिए, इंग्लैंड में परफॉर्म कीजिए, न्यूजीलैंड में परफॉर्म कीजिए और ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म कीजिए, तो सेना कंट्री में परफॉर्म करना एक टोटली डिफरेंट बॉल गेम है। तो क्या भारत इस बॉल गेम में आगे बढ़ पाएगी या फंसेगी, या गौतम गंभीर को एक जीवन दान मिला है? तो इस टेस्ट ने बहुत सारे जवाब दे दिए हैं। नंबर 3 का जवाब मिल गया है, आपको एक स्पेशलिस्ट स्पिनर का जवाब मिल गया है। अगले टेस्ट मैच तक हो सकता है कि आपको एक ऑलराउंडर का जवाब भी मिल जाए। तो जितने कॉलम्स खाली थे टीम इंडिया के टेस्ट क्रिकेट में वो सारे भरे जा चुके हैं। एंड सबसे लकी तो मैं गौतम गंभीर को ही कहूँगा। BVS लक्ष्मण को जब से डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बना के BCCI ने बैठाया है, उसके बाद से स्वाभाविक तौर पर लक्ष्मण के आने के बाद से गौतम गंभीर और अजीत अगरकर पे तलवार तो लटक ही रही थी, क्योंकि सैलरी बहुत हाई है। गौतम गंभीर की सैलरी का तो अभी पता नहीं चला, लेकिन बीइंग अ सेलेक्टर, चीफ सेलेक्टर, अजीत अगरकर को 3 करोड़ रुपए BCCI दे ली है साल के। 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए में वो जिस तरीके की टीम सेलेक्ट कर रहे थे और जो हाल हुआ है टीम का, वो तो हम सबके सामने है। इससे पहले जो चीफ सेलेक्टर्स थे उनको मात्र 1 करोड़ रुपए मिलते थे। तो 3 गुना सैलरी पे अजीत अगरकर BCCI में भर्ती हुए हैं और टीम की हालत जो है वो आपको पता है देखने लायक है। तो गौतम गंभीर को थोड़ा सा अब चैन मिला होगा, सुकून मिला होगा, और टीम इंडिया जो है वो पटरी पे लौटी है टेस्ट क्रिकेट में। तो ये ओवरऑल आज का वीडियो था फुल टॉस शो पर, जो गॉल टेस्ट के बाद टीम इंडिया जिस टीम को थोड़ी खुशी मनानी चाहिए, खुशी तो बिल्कुल टीम मना रही है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ियों का पोजीशन और फ्यूचर जो है अब एक तरीके से थोड़ा सा लटकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखिए, मानव सुथार और देवदत्त पडिक्कल के लिए एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी है ये प्रिडिक्ट कर पाना, लेकिन आज के हालात में, आज के समय में बाकी खिलाड़ी जो जो आपके पास एज एन ऑप्शन अवेलेबल हैं, एज एन ऑप्शन मौजूद हैं, उसमें सबसे बेहतर देवदत्त पडिक्कल हैं। कल क्या होगा यू डोंट नो, हो सकता है अगले मैच में वो फ्लॉप कर जाए या आगे कभी ना चल पाए, लेकिन आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो देवदत्त पडिक्कल इज द बेस्ट ऑप्शन एट नंबर 3, और आपको नंबर 7 पे मानव सुथार इज द बेस्ट ऑप्शन एज एन फुल टाइम स्पिनर। पहली बार आपने एक ऐसे स्पिनर को खिलाया है जो गेंदबाजी अच्छी करता है। आपने बल्लेबाजी को ध्यान दिया है कि चलो बल्लेबाजी 19 चलेगा लेकिन गेंदबाजी 20 चाहिए। अब तक होता था कि भाई ये स्पिनर है, इसको बल्लेबाजी 20 आनी चाहिए, भले वो गेंदबाजी 19 करता हो। और यही रणनीति अब तक टीम इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में डुबाई हुई थी और अब उसे उभार रही है, जैसे ही उस रणनीति को भारतीय टीम ने चेंज किया है। तो फुल टॉस शो का ये वीडियो था। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमारी ये बातचीत? अगर आपको हमारी बातचीत ठीक लगी तो फुल टॉस शो को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के छोटे छोटे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे टेस्ट मैच के बाद या बड़े मोमेंट्स पे, और इसी तरीके से आपको जानकारी पहुंचाते रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर लीजिए फुल टॉस शो को और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। थैंक यू।